तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन इलस्ट्रेशन नंबर 4 ले रहे हैं। ये ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का है, जिससे कि हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है पता करनी है। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है 1 अप्रैल यानी ओपनिंग बैलेंसेस आपको दे रखे हैं, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, डेटर के, और 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस इन्हीं के आपको दे रखे हैं। कुछ डेटा और दे रखा है, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अदर एक्सपेंसेस, परचेज, टोटल सेल्स भी आपको दे रखी है। द कंपनी ऑब्टेन ए क्रेडिट ऑफ 60 डेज, सप्लायर यानी क्रेडिटर का डेटा खुद नहीं दे दिया, कैलकुलेट नहीं करना है। और ऑल गुड्स वर सोल्ड फॉर क्रेडिट, सब उधार में बेचा गया, यानी क्रेडिट सेल्स है, टोटल सेल क्रेडिट सेल्स है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कॉस्ट शीट बनानी चाहिए, जो कि सबसे पहले बनेगी। तो सबसे पहले उसमें आपका आएगा ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी आपका कितना है, तो वो आपका 20,000, ये सब डेटा यहाँ से लिया जा रहा है आपका, है ना। फिर आपका मटेरियल आ जाएगा, जो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक से। ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 3,60,000, प्लस कोई वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपने यहाँ ऐड किया था, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आप यहाँ लेस कर देंगे, तो ये आपका निकलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। यानी सबसे पहले नंबर 1 आपको मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर लेना चाहिए, और देन फैक्ट्री कॉस्ट। और इसको एक के साथ एक पहले पूरा ही कैलकुलेट कर लो, क्वेश्चन स्टार्ट मत करो, पहले ये अपन पूरा स्टेटमेंट जो है वो बनाएं कि यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर लिया, यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब 520 को आगे कैरी ऑन करते हैं। 520 आपका फैक्ट्री कॉस्ट है, उसमें आप फिनिश गुड का ओपनिंग ऐड कर दो और क्लोजिंग लेस कर दो, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अपन यहाँ ले आते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे और जोड़ दोगे, तो आपके टोटल खर्चे आपको पता लग जाएगा 6 लाख के खर्चे में। ये टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका कहलाएगा। कैश इसलिए कि इसमें कोई नॉन कैश खर्चा, डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, और ये टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ आपके काम आएंगे। इसलिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट तैयार कर लेना चाहिए, जो येलो शेडेड मैंने किया है, सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट आपको बना लेना चाहिए। उसके बाद अब आपको डिफरेंट पीरियड्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले आपका आता है मटेरियल स्टोरेज पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। तो एवरेज रॉ मटेरियल कितना आएगा, तो देखो ओपनिंग रॉ मटेरियल है 80,000, क्लोजिंग है 1,20,000, टोटल 2 लाख, तो एवरेज कितना हो गया 1 लाख। और रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने यहाँ निकाला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके, और हमें पर डे चाहिए, इसलिए डिवाइड बाय 365 कर दो, ये पर डे आ गया। तो कुल मिलाकर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड जो आपका रहा, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड वो रहा 101.38 डेज। नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्जन ऑफ प्रोसेसिंग पीरियड यानी डब्ल्यूआईपी। फॉर्मूला आपका होता है एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, वो निकल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 20,000, क्लोजिंग 60,000, टोटल 80,000, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, ये आपका एवरेज आ गया। अपॉन एवरेज फैक्ट्री कॉस्ट पर डे, तो फैक्ट्री कॉस्ट आपने यहाँ निकाल रखी है, क्योंकि अपन ने ये येलो स्टेटमेंट पहले ही बना लिया था कॉस्ट शीट का। 520 डिवाइड बाय 365 कर देंगे तो आ जाएगा ये पर डे आपका डब्ल्यूआईपी आ गया। कि डब्ल्यूआईपी जो है वो कितने दिन तक रहेगा, मतलब रॉ मटेरियल बनने से आपका डब्ल्यूआईपी कितने दिन तक चलेगा। नेक्स्ट आता है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग आपको यहाँ दे रखा है 60 एंड 20 80 डिवाइड बाय 2 दैट इज 40 अपॉन डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने येलो वाले स्टेटमेंट में बनाया था, ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसीलिए मैंने कहा येलो स्टेटमेंट सबसे पहले बना के रख दो, इससे बार बार दिक्कत ही नहीं हो। 560 डिवाइड बाय 365, इससे पर डे निकल जाएगा, इससे आपका निकल जाएगा फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड की जो चीजें हैं वो बनने के बाद, फिनिश गुड्स बनने के बाद भी आपके गोडाउन में कितने दिन रहती हैं, आपको ये तो देखना कितने दिन तक आपका डिले रहता है। नेक्स्ट आता है डेटर कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर। एवरेज डेटर तो ओपनिंग क्लोजिंग से निकल जाएगा, आप देखिए ये रहा ओपनिंग और क्लोजिंग, डिवाइड बाय 2 तो 40 आ जाएगा। तो क्रेडिट सेल्स, ये पूरी क्रेडिट सेल है 10 लाख, तो ये आप ले लेंगे, तो ये 40,000 और 10 लाख डिवाइड बाय 365 पर डे की सेल निकल गई, तो ये आपका डेटर कलेक्शन पीरियड भी आ गया। अब आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आप इजीली निकाल सकते हैं, मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड, डेटर माइनस क्रेडिटर, सारे पीरियड आपने निकाल लिए। क्रेडिटर का क्वेश्चन में गिवन था आपको 60 डेज है, वो भी कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया 110.12 या 110 दिन अप्रोक्सली। तो 110 डेज आपका जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल निकल गया। इससे आप ऑपरेटिंग साइकिल जो है ना वो निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या था, 365 डिवाइड बाय पीरियड ऑफ वन ऑपरेटिंग साइकिल। तो आप इसको कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, और या फिर इसको इतना ही रहने दो,
नेक्स्ट आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाते हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ वन ऑपरेटिंग साइकिल, यानी 365 डिवाइड बाय 110। और इसको सॉल्व करने के लिए आप उल्टा करके यहाँ लिख सकते हो, तो इसने इस तरह से लिख रखा है, आपका आंसर आ जाएगा 180822। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये येलो वाला स्टेटमेंट पहले पूरा बना लेना चाहिए आपको। जो मैंने आपको ये बताया, ये येलो वाला पूरा स्टेटमेंट जो है ये पहले पूरा कंप्लीट बना लो, जिससे आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आपको सबके ऑपरेटिंग साइकिल के जो पीरियड हैं वो आपको कैलकुलेट कर लेने चाहिए, सबके पीरियड कैलकुलेट कर लोगे। स्टेप नंबर 3 में आपका पीरियड ऑफ वन ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगा। स्टेप नंबर 4 में आपको नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगा। और स्टेप नंबर 5 में वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय स्टेप नंबर 4 यानी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इससे आपका वर्किंग कैपिटल का आंसर जो है वो इजीली निकल जाएगा। तो आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आप कर रहे थे और वहां आप WIP का वैल्यूएशन करते थे यहाँ, तो एक अजम्पशन इसमें वर्कआउट करता है WIP में कि जो रॉ मटेरियल है ना वो 100% लग गया है, बट लेबर एंड ओवरहेड जो है ना वो 50% लगी है। ऐसा अजम्पशन जो है वो आपका लिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिनिश गुड का वैल्यूएशन आप कर रहे हो, तो जब तक कि कुछ नहीं कह दिया जाए, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट ट्रीटेड एज कैश कॉस्ट, यानी डेप्रिसिएशन को कैश कॉस्ट नहीं मानना है और उसको स्टॉक के फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में इंक्लूड कभी भी नहीं करना है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये जो खर्चे होते हैं ये भी फिनिश गुड की कॉस्ट में शामिल नहीं करने चाहिए। ठीक है, वैसे कुछ राइटर ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को फिनिश गुड में शामिल करना चाहिए, पर ये अजम्पशन पर है, तो आप जो भी अजम्पशन लो उसको अपना क्लियर कर देना चाहिए। इसके अलावा डेटर जो है उसमें भी प्रॉफिट एलिमेंट शामिल नहीं करना चाहिए, हमेशा कैश कॉस्ट के बेसिस पर जो है वो शामिल करना चाहिए। तो प्रॉफिट जो है वो टोटली क्या होना चाहिए, एक नोड होना चाहिए, ये बात अपन को ध्यान रखनी है।